Unacademy. Let's crack it. आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश सिंह अनअकैडमी मुखर्जी नगर हिंदी ऑफलाइन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हमारे एनसीईआरटी कक्षाओं के सीरीज में आज प्रस्तुत है 9th स्टैंडर्ड के अर्थशास्त्र पुस्तक के लास्ट चैप्टर का पहला पार्ट। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी की उपयोगिता आपके परीक्षा के लिए क्या है, लेकिन पुनः मैं बता दूं कि हम अर्थशास्त्र के इस पुस्तक के माध्यम से जिन चीज़ों को जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, वे आने वाले समय में धीरे धीरे उच्च स्तरीय होंगे। अर्थात आपका 9th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का ज्ञान 10वीं कक्षा में जाने के बाद थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा। पुनः हम 11th स्टैंडर्ड के पुस्तक को लेकर आपके सामने आएंगे, उसमें वह और उच्च हो जाएगा। इसी तरह से 11वीं और 12वीं तक सारी कक्षाओं को सुनने के बाद आप सबों को स्कूली स्तर के अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की एक संपूर्ण झलक मिल जाएगी और ये आपको स्पष्ट होगा कि चूंकि हम ये कक्षाएं 8वीं 9वीं 10वीं के छात्र के परीक्षा पास करने के नहीं ले रहे। इन कक्षाओं का उद्देश्य है आपको सिविल सेवा में अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े पूछे गए प्रश्नों को बेहतर समझ हो सके, आपकी उसका बेहतर उत्तर कर सके। हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है? क्योंकि आप सब सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि या तो आप ग्रेजुएशन में हैं या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे या उत्तीर्ण भी होंगे। मतलब आपका मेंटल लेवल, आपका दिमागी स्तर, ज्ञान का स्तर 9वीं क्लास के छात्र का नहीं है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये सारी कक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं कहूँ कि ये सारी कक्षाएं एक दूसरे से गुथी हैं, चेन की तरह, श्रृंखला की तरह। तो आप जब भी क्लास करें तो लेसन 1 से लेसन 8 तक करें। 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी की एक झलक आपको मिल जाएगी, ठीक है? एनीवे, अब हम आते हैं कि आप जो इन क्लासेस को वॉच करते हैं, देखते हैं, उसमें आप कई सवाल भी करते हैं। हमें आपके सवाल, आपके शिकायतें अच्छी तरह मालूम है। एक शिकायत है जो एक दो नो आप में से किया, वो ये था कि सर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। तो इस तरफ वॉल्यूम ठीक है, हो सकता है कि ऑडियो इशू आप फेस कर रहे हैं, आपके सिस्टम की वजह से हो। एक बार अपना ऑडियो रिफ्रेश करें या हेडफोन का इस्तेमाल करें। कभी कभी आपके सिस्टम का स्पीकर कमज़ोर हो जाता है, जो हम चेंज नहीं कराते। लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो, तो आप ऐसा करें कि हेडफोन का इस्तेमाल करिए, आपको सब कुछ स्पष्ट सुनाई देगा, ठीक है? क्योंकि हमारी तरफ जो ऑडियो है वो दुरुस्त है, माइक भी काफ़ी क्लोज लगा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर परेशानी आपकी तरफ होगी। ये आपकी शिकायत थी जिसका हम आपको उत्तर दे रहे हैं। एक दूसरा आपका अनुरोध है, जिसे कहे पहला अनुरोध, कि सर आप जो कक्षाओं में अपने ऑफलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स में एनसीईआरटी के क्लास पे बेस्ड टेस्ट चला रहे हैं, वो यहाँ भी चलाएं। तो ऐसा है कि ये ओरिजिनल
प्लान में नहीं था, तो अभी भी नहीं है। लेकिन हमने ये बात टीम को सूचित कर दी है, ये विचाराधीन है। अगर निर्णय हुआ कि वो टेस्ट यूट्यूब के व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए तो पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि है क्या कि वो टेस्ट जो हम लेते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट हैं। दोनों के आंसर इवैल्यूएशन होते हैं, रिजल्ट निकलते हैं। छात्रों को उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम प्राइजेज भी देते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और अपने छात्रों के मेरिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। कौन हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते जा रहे हैं और भविष्य में काफ़ी अच्छा करने की उनकी संभावना है। ये हमारी कोशिश है पकड़ने की कि कौन है वो, ठीक है। कौन है जो काफ़ी नीचे है, उनको समय लगेगा। कौन है जो काफ़ी ऊपर है, ये जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। ये सब कोशिश है, क्योंकि ये मेंटरिंग का पार्ट है। तो वो टेस्ट यहाँ डाला जाए कि नहीं, ये अभी तय नहीं है। दूसरा अनुरोध आपका था कि सर जो आप पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ उपलब्ध करा दें। तो इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछते हैं वो दूसरे भी पूछ चुके होंगे। तो आप मेरा उत्तर भी पढ़ें, ठीक है। अपना प्रश्न पूछने के पहले हमने जो कुछ उत्तर दिया है, रिप्लाई किया है, उसको देखिए। ऐसा है, ये जो पीपीटी हम यूज कर रहे हैं उसमें आज के क्लास का क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका स्केलेटन दिया हुआ है, मुख्य बिंदु दिया हुआ है। तो वो आपके नोट्स के काम आएगा। मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम करते हैं, कुछ लिखते हैं। हम चर्चा कुछ इस तरह करते हैं कि आप उनको लिख सकते हैं सुनते समय। दूसरा फायदा आपको यह है कि आप इसको पॉज कर सकते हैं, रोक के लिख के फिर आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि पीडीएफ अपलोड करने का स्कोप अभी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा इस पे नोट्स बनाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि ये सारी बातें जब हम 12वीं तक क्लास तक पहुँचेंगे तो काफ़ी परिष्कृत हो चुकी होंगी और उनमें से हूबहू किसी का इस्तेमाल आईएएस के एग्ज़ाम में नहीं होगा। आईएएस के एग्ज़ाम में उसी अवधारणा का एक अलग स्वरूप का इस्तेमाल किया जाएगा, तो नोट्स उसका बनेगा, इसका बहुत नहीं। ये आपको परिचित कराने के लिए है कि स्कूली स्तर पर अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से या भारत के आर्थिक विकास के नाम पे एनसीईआरटी क्या पढ़ाता है, क्या रिकमेंड करता है। निश्चित रूप से अर्थशास्त्र का और भारतीय अर्थव्यवस्था का वह फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन स्टोन होगा। बस ये उद्देश्य है आईएएस की तैयारी करने में एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है। तो इन कुछ आपके सवालों के जवाबों और आपके अनुरोधों का उत्तर देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के कक्षा पे, जो लेसन 7 है। आप देखेंगे कि इस लेसन में आपको क्लियर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र एनसीईआरटी कक्षा 9 लेसन 7। इसमें आज का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है खाद्य सुरक्षा, अवधारणा एवं भारत की स्थिति। इस पे हमारी चर्चा आज होगी, है? हम इसमें आगे अगर देखें तो हमने एक नोट लिखा है यहाँ पे कि कक्षा 9 के अध्याय 4, ये अंतिम अध्याय है 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक का। अध्याय 4 जिसका नाम है भारत में खाद्य खाद्य सुरक्षा की चर्चा, इसकी चर्चा 2 लेसन्स में की जाएगी। जहां पहले यानी आज के लेसन 7 में, जहां पहले में खाद्य सुरक्षा
अवधारणा एवं भारत की स्थिति की चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरे लेसन में, लेसन 8 में, जो इसके बाद आपको मिलेगा, में हम खाद्य सुरक्षा की ओर, भारत में खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए क्या सब प्रयास किए गए हैं अब तक, उसकी चर्चा करेंगे। मतलब कि भारत में खाद्य सुरक्षा जो चैप्टर है, जो अध्याय है, अध्याय 4, उसे आपको हम 2 क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, 1-1 घंटे के। पहले में फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट क्या है, भारत की स्थिति क्या है, ये समझेंगे। दूसरे में समझेंगे भारत में फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए कौन से नीतिगत कदम सरकार द्वारा उठाई गई है। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो हमेशा समाचारों में रहता है, आज भी है, कल भी रहेगा। और खाद्य सुरक्षा जब अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को आज परेशान किए हुए हैं, तो हम तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ एक विकासशील देश की श्रेणी में हैं। ये क्लियर है? मतलब एक एवरग्रीन टॉपिक है ना? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से ही इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है स्कूलों में भारत के, तो यहाँ जो खाद्य सुरक्षा की का ज्ञान हम लेंगे वो काफ़ी बेसिक होगा, काफ़ी आधारिक होगा, काफ़ी मौलिक होगा और फंडामेंटल होगा। इसका तात्पर्य नहीं कि खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इतनी ही है, ये इवॉल्व करेगा, इसका उद्भव होगा। और जब सामान्य अध्ययन के कक्षा में हम खाद्य सुरक्षा की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से ये सारा ज्ञान वहाँ होता है, प्लस वह होता है जो खाद्य सुरक्षा का मायने मतलब आज है। ठीक है, देखते हैं जरा आज के कक्षा में ये क्या सब बातें होती हैं। सबसे पहले हाईलाइट किया गया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अवधारणा एवं भारत की स्थिति, ये आज का टाइटल है क्लास का, है ना? इसमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ अगर पुस्तक को देखें तो क्या कहता है कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, खाद्य सुरक्षा का मायने क्या है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया है कि भोजन की उपलब्धता, पहुंच एवं सामर्थ्य, ये 3 बात है। भोजन की उपलब्धता ये बेसिकली है भौतिक, भौतिक रूप से उतना भोजन उपजता हो किसी देश में, अगर लोगों को खाने के लिए, देश की पूरी जनसंख्या को खाने के लिए 100 किलो गेहूं चावल चाहिए जोड़कर, तो 100 किलो आपने उपलब्ध करा दिया। ये है पहला आयाम। दूसरा, वह लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, पहुंच, क्योंकि आपने 100 किलो गेहूं चावल इकट्ठा कर दिया दिल्ली में, और उसकी आवश्यकता कहाँ है, तो केरल से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके असम तक पूरा, और मध्य भारत में। तो ये अनाज जो लोगों के आहार एवं खाने के लिए आपने इकट्ठा किया, ये वहाँ पहुँचे है कैसे? पहुँच, इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी इंग्लिश में, और इसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? एक्सेसिबल कैसे होगा? और तीसरा आयाम है खाद्य सुरक्षा का सामर्थ्य, जो कुछ नहीं बल्कि एफोर्डेबिलिटी है। एफोर्डेबिलिटी, लोग उन खाद्य पदार्थों को खरीद भी सकें, उनकी प्राप्ति भी कर सकें। ठीक है, ये क्लियर है? इसे कहते हैं फिजिकल, इसे कहते हैं पहुंच एक्सेसिबिलिटी, और इसे कहते हैं एफोर्डेबिलिटी। इन तीनों कोऑर्डिनेट, इन तीनों नियामकों, इन तीनों घटकों एवं आयामों को एक साथ जोड़कर देखें
तो कुल मिलाकर खाद्य सुरक्षा है क्या? तो किसी देश की सभी जनसंख्या के लिए उचित मात्रा में जितना भोजन चाहिए उसका भौतिक रूप से होना, जिसको चाहिए उन तक पहुंचना और जिनको चाहिए उनके द्वारा उसे खरीद कर खाने का सामर्थ्य, ये 3 एंगल है फूड सिक्योरिटी का 9th स्टैंडर्ड के अनुसार। ये क्लियर है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो इसको पूछिए अपने सवाल में, हम उसे स्पष्ट करेंगे अपने रिप्लाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने की कोशिश करता है। सबसे पहली जानकारी देता है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का 1975 का, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या कहा। ये अवधारणात्मक चीजों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमने बेसिक डिफिनेशन आपको दे दिया कि खाद्य सुरक्षा क्या है अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी टाइटल्ड एज इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस सी, अब देखते हैं कि इस विचार और इस अवधारणा के बारे में अलग अलग निकायों और विद्वानों ने कब कब क्या क्या कहा है? तो सबसे पहली बात है कि इवेनो ने 1975 में कहा कि आधारिक खाद्य पदार्थों, बेसिक फूड प्रोडक्ट्स, आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता खाद्य सुरक्षा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है खाद्य पदार्थ? क्योंकि खाद्य पदार्थ पूरे दुनिया में यूनिवर्सल नहीं है। कहीं उनका बेसिक आहार पोटैटो है, कहीं गेहूं चावल है, कहीं ओट है। ये समझ में आ रहा है? तो इस देश में चूंकि इवेनो जब परिभाषा देगा तो ऐसी परिभाषा देगा किसी चीज की जो उसके तमाम सदस्यों के साथ सही लगे। तो ये कहता है कि जिस देश में भी आहार का मुख्य पदार्थ जो भी है, आप अपनी बात करें तो क्या है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और दलहन, है ना, जिसे फूड ग्रेन कहते हैं। तो फूड ग्रेन भारत के सेंस में पर्याप्त मात्रा में हमेशा उपलब्ध अगर है तो इसे हम फूड सिक्योरिटी की स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये है इवेनो का वर्जन। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात, क्योंकि ये अंडर कोट है। इसका मतलब एनसीईआरटी से एज इट इज हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ना। खाद्य सुरक्षा की इस अवधारणा को भारत के मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, अमर्त्य सेन ने इसे कुछ दूसरा आयाम देने की कोशिश की जो अंततः पूरे विश्व में स्वीकार लिया गया। उन्होंने कहा, अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा। वो क्या नया आयाम है? हकदारियां, जिसे इंग्लिश में एंटाइटलमेंट कहते हैं, है ना। माने हर नागरिक का कुछ हक है। उस हक में अमर्त्य सेन मानते हैं कि खाना का मिलना भी है, आहार का मिलना भी है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा सिर्फ खाने भर खाद्य पदार्थों की पर्याप्त सदैव उपलब्धता ही नहीं है, लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं, इस बात का गारंटी देना भी है। और इसमें ये कहते हैं कि इसलिए खाद्य सुरक्षा वास्तव में देश के नागरिकों को मिला हुआ एक हक है, एक राइट है, हकदारी है, जिसे सरकारों को पहुंचाने की जिम्मेवारी है। पढ़िए तो जरा इसको। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में एक नया आयाम जोड़ा, जो क्या था? हकदारियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा तक पहुंच।
माने थ्रू इंटाइटलमेंट नागरिकों को खाद्य के मामले में सुरक्षित करना। ये कौन करेगा? लोगों को, भारत के लोगों को खाना मिले, ये सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? सरकारें करेंगी। इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि अर्थात सरकारी सामाजिक आपूर्ति, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट सोशल डिलीवरी। ठीक है। उदाहरण के तौर पर भारत में 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया और लागू कर दिया गया। कोरोना काल में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी गई, अनाज दिए गए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, याद होगा आपको। उस स्कीम को इस बार 2023 के जनवरी आने के पहले निरस्त कर दिया गया और एक मुश्त सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 80.2 करोड़ भारतीयों को पूरे वर्ष 2023 फ्री खाद्य सामग्रियां मिलेंगी, जिस पे सरकार का अनुमान है कि तकरीबन 2.15 लाख करोड़ रुपए का व्यय आएगा। ये फूड सब्सिडी, यही है अख्तारी। मतलब अमर्त्य सेन का ये विचार किस संदर्भ में आया था? अब जरा दोनों को जोड़ कर देखिए। पहले में कहता है इवेनो कि सालों भर सदैव जनसंख्या के लिए उनके आहार की सामग्रियां, हम पदार्थ को सामग्रियां कह रहे हैं, सामग्रियां अगर उपलब्ध हैं तो फूड सिक्योरिटी कायम है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि सिर्फ उपलब्ध होने से काम नहीं चलता, कहीं को भूखे मर सकता है और गोदाम में आपके गेहूं और चावल है। ये कहते हैं कि नहीं, सिटीजन्स को हक दिया जाना चाहिए। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने आहार को, खाद्य पदार्थ को हमारा एक राइट बना दिया, लीगल राइट। समझ में आ गया? यही हकदारी है। हकदारिया मतलब इंटाइटलमेंट, राइट। इंटाइटलमेंट का एक इस्तेमाल है जो हमारे घर परिवार पे लागू होता है। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत खर्च होता है, बहुत पेन उठाते हैं। बच्चे पढ़ने के बाद पेरेंट्स की देखभाल करें, ये कामना की जाती है। अब बच्चे के पढ़ाई पे खर्च करना उनका एक हक है, बच्चों का, ये उनका इंटाइटलमेंट है। लेकिन बच्चे पढ़ने लिखने के बाद अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल न करें, ये उनका राइट, उनका कर्तव्य नहीं है। इंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि इंटाइटल्ड है कि बच्चे के स्कूल का, कॉलेज का फी भरना है, तो उनको लगता है कि ये मेरा हक है, मेरा पेरेंट्स भरेंगे। इंटाइटलमेंट समझ में आ गया? लेकिन आप एज ए पेरेंट्स इंटाइटल हैं कि नहीं, बच्चे आपकी भरण पोषण करें बुढ़ापा में, ये अभी तय पूरे दुनिया में नहीं है। ठीक है। लीगल रूप से इसे धीरे धीरे दुनिया की सरकारें लागू करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। केरल से लेके बिहार तक इसके मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने कई कानून बनाए हैं। एनीवे, ये दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, कभी और पढ़ेंगे इसको। लेकिन इंटाइटलमेंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा अधिकार जो कोर्ट में कोर्ट में जाकर मांगने की जरूरत नहीं है, ये हमारा देश का नागरिक होने के नाते हक है। समझ में आ गया? यही वजह है कि भारत सरकार ने 2023 में 80 से ज्यादा करोड़ भारतीयों को मुफ्त फ्री खाद्य के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनाउंसमेंट किया जनवरी 2023 में। ठीक है। ये दोनों को हम कनेक्ट करके आपको दिखलाने की कोशिश की। अब एनसीईआरटी को लगता है कि थोड़ा सा खाद्य सुरक्षा को और बृहद तरीके से बताया जाए। हम थोड़ा हट जाते हैं ताकि आप पूरा स्लाइड को पढ़ सके।
जरा देखिए तो क्या है इस स्लाइड में लिखा हुआ। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का एक अनुषंगी है। 1996 का एक डिफिनेशन है फूड सिक्योरिटी का, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का एक अनुषंगी निकाय है जो खाद्य सामग्रियों एवं कृषि विकास का एक संगठन है। विश्व स्तरीय यूएनओ के सारे मेंबर देशों से इनका इंटरेक्शन होता है, उनको सलाह देते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, आइडियाज देते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, आप पढ़ सके इसके लिए हम थोड़ा किनारे हो जा रहे हैं। ये अंडर कोट है, मतलब डायरेक्टली लिया गया है एनसीईआरटी पुस्तक से। एनसीईआरटी पुस्तक ने एफएओ 1996 को सीधे कोट कर दिया है, उद्धृत कर दिया है हिंदी में, है ना। देखिए क्या लिखता है। वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर, ये देखिए आयाम, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, क्षेत्रीय मतलब प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है, फूड सिक्योरिटी का एग्जिस्टेंस तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो, ऑलवेज, ऑल टाइम। फिजिकल एंड इकोनॉमिक, फिजिकल में दोनों बात आ गई, उतना खाद्य सामग्री का होना और लोगों तक पहुंचना, इसे कहते हैं फिजिकल एक्सेस टू फूड। आप मेरे पुस्तक में अगर पढ़े जाके कृषि वाले चैप्टर में, तो वहां पे फूड सिक्योरिटी को हमने एक अलग तरीके से एनालाइज किया है, उसमें यही सब बातें आ रही हैं। और फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, भौतिक पहुंच के अतिरिक्त आर्थिक पहुंच भी होनी चाहिए, ऑलवेज, ऑल द टाइम, ऑल टाइम। कहने का सेंस ये है कि व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, रीजनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर व्यक्ति, हर समाज जो भी खाना के रूप में खाता है, जिसे आहार कहते हैं, स्टेपल फूड, उन आहारों का सालों भर, ऑल टाइम, क्योंकि सालों भर इसलिए कहा जा रहा है कि क्रॉप रोटेट करता है ना, तो अगले साल फिर आ जाएगा। तो हमेशा भौतिक रूप से उपलब्ध होना और आर्थिक रूप से सामर्थ्य होना, अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्तर पर खाद्य सुरक्षा बहाल है। क्लियर है? ये देखिए, हम स्लाइड से थोड़ा अलग हट जाते हैं ताकि आप इस परिभाषा को पढ़ सकें। अब जरा देखिए कि पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड पहुंचते हुए खाद्य सुरक्षा की परिभाषा 1996 पहुंचते पहुंचते कितना विस्तार रूप धारण करता है ना। ये कितना विस्तृत रूप धारण करता है। जब आपको हम 12वीं कक्षा तक ले जाएंगे और सामान्य अध्ययन के फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि ये और क्या आयाम लेता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या जोड़ता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या जोड़ता है, क्योंकि सब अपने अपने आयाम से, अपने अपने दृष्टिकोण से खाद्य सुरक्षा की परिभाषा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक इकोनॉमिक्स यहीं तक अवधारणात्मक चर्चा करता है, इसलिए हमें यहीं तक अपने को सीमित रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्लासेस में इसका और विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, चिंता न करें। ठीक है, ये है खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का विचार।
इवेनो ने क्या कहा 75 में, अमर्त्य सेन ने क्या जोड़ा पॉवर्टी एंड फेमिन अपने पुस्तक में, अंत में 1996 में इवेनो की अनुषंगी निकाय FAO ने खाद्य सुरक्षा को किस विस्तार से डिफाइन किया। मतलब ये है कि दुनिया के सरकारों का अपने देश में खाद्य सुरक्षा की बहाली पर फोकस होता है ना। इवेनो का फोकस पूरे विश्व पर होता है। जो भी उसके सदस्य देश हैं, सभी देशों में खाद्य सुरक्षा कायम हो सके, ये कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। समझ में आ गया? आपको एज ए ब्यूरोक्रेट हर लेवल के खाद्य सुरक्षा को जानना होगा। देख रहे हैं G20 की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। इस G20 के पटल पे वैसे ही मुद्दों की चर्चा की जाएगी जो कि पूरे विश्व समुदाय के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है और जरूरी है। ठीक है, ये है आपका सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड पे हमने रखा है खाद्य सुरक्षा क्यों। इसमें 3 टॉपिक देख रहे हैं आप। सब टाइटल खाद्य सुरक्षा क्यों, आपदा के समय सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है खाद्य सुरक्षा, और तीसरा खाद्य असुरक्षित कौन है। यहां पहुंचते पहुंचते ये सब बात इंडिया से जुड़ गया है ना। खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए? ऐसा है कि दुनिया के देशों में लोगों को तरह तरह के अधिकार, राइट्स दिए गए हैं। उन्हें बहुत कुछ करने का फ्रीडम भी है, स्वतंत्रता भी है, आज़ादी भी है। लेकिन क्या बिना आहार का, बिना फूड का कोई आदमी जिंदा रह सकता है? वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो अपने अन्य इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेगा? इसका मतलब ये है कि किसी देश के नागरिकों के खाने की आपूर्ति, आहार की आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति एक फंडामेंटल चैलेंज है, एक मौलिक चुनौती है। मतलब कि ये सवाल उठाना ही आज इलॉजिकल लगता है, अतार्किक लगता है कि खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं है किसी देश में तो किसी आदमी के जीने का गारंटी नहीं दिया जा सकता। आप गारंटी नहीं दे सकते। स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, सारी सुविधाएं बेकार हो जाएंगी अगर जिसको इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना है वह जीवित ही नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बिना आहार का, बिना भोजन का, बिना खाद्य सामग्री का मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। क्लियर है? ये है लॉजिक कि खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए। आप 8 घंटे दफ्तर में काम करने जा रहे हैं, क्या आप बिना खाए हुए 8 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो जहां काम कर रहे हैं उसके आय पर असर पड़ेगा। आपको नौकरी से निकाली जा सकती है। अगर आप स्वरोजगार में हैं तो आप अपना रोजगार नहीं चलाएंगे, आपका रोजगार ठप हो जाएगा। आपका रोजगार ठप होना मतलब आपका पारिवारिक इनकम का शून्य हो जाना, पूरे परिवार का भविष्य खतरे में आ जाएगा। मतलब यह कहानी जीवन की आहार से शुरू होती है। समझ में आ गया? ये है कि खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए, इसका एक सिंपल उत्तर। ठीक है, अगला सब टॉपिक देखते हैं कि आपदा, डिजास्टर। आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। कॉमन आपदाएं हैं बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, भूकंप से भवनों का क्षतिग्रस्त होना, जान माल की हानि होनी, है ना। ये सब आपदा हैं, नेचुरल कैलेमिटी है। जब नेचुरल कैलेमिटी होती हैं, आपदाएं आती हैं, तो इन आपदाओं के कारण सर्वाधिक कुप्रभाव किन पे पड़ता है? जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। उदाहरण के तौर पर
अगर किसी परिवार का भरण पोषण दो व्यक्तियों पे टिका हुआ है, जो दोनों व्यक्ति मजदूर हैं, रोज पैसा कमा के मजदूरी से लाते हैं, तब उनके परिवार का खाना खरीद कर बाजार से आता है। अगर कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, तो घर से बेकार हो गए। चारों तरफ जल का जमाव है, तो उनको मजदूरी मिलेगी, काम मिलेगा। इसका मतलब है कि इनके पास खाद्य सामग्रियों का एक स्टॉक रहना चाहिए, जो इनको कुछ समय तक खाना उपलब्ध करा सके। अगर व्यक्ति के पास नहीं है, तो अंततः सरकार को इसका ध्यान रखना होगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि बफर स्टॉक जो फूड ग्रेन का भारत सरकार मेंटेन करती आ रही है 1965 से, ये जिम्मेवारी क्यों बन गई सरकार की? क्योंकि आपदाओं के समय वैसे लोग खाद्य सामग्रियों की सबसे ज्यादा मार झेलते हैं। ठीक है, अगर कोई देश की कोई खास जनसंख्या खाद्य के मामले में असुरक्षित है, तो नॉर्मल टाइम में तो असुरक्षा का घाटा हो ही रहा है। जब आपदा का समय है, तो यह असुरक्षा विकराल रूप धारण करती है। आप देखते होंगे बाढ़ों में राहत सामग्रियों का वितरण किया जाता है सरकारों के द्वारा, केंद्र और राज्य, साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के द्वारा। बहुत लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी खाद्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाते हैं। देख रहे हैं, बाढ़ पहले सुन के लगता था गांव में ही आते हैं, क्योंकि वहां खेती होती है, फसल नष्ट होते हैं। लेकिन अब के समय में बाढ़ न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके बीजिंग तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके इटली तक हर जगह आती है। इस बार सारा नज़ारा आपने देखा होगा, है ना, अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो। मतलब कि बाढ़ की चपेट में सिर्फ गांव के कमजोर वर्ग नहीं, शहरों के कमजोर वर्ग भी खूब प्रभावित होते हैं। यह स्पष्ट है। यह है सेकेंड सबटाइटल्स का एनालिसिस। अब आते हैं कि अगर भारत की बात करें, तो खाद्य असुरक्षित कौन है? वे कौन लोग हैं जो हमेशा खाद्य के मामले में असुरक्षित हैं? Who are the people who are all the time food insecure? खाद्य असुरक्षित किनको हम मान सकते हैं? हमने शहरी और ग्रामीण स्तर पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया है। एक ही लाइन में सब है। भूमिहीन लोग, पारंपरिक दस्तकार जो गांवों में क्राफ्ट से जुड़े हैं, काम करते हैं, दस्तकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, मैंसन घर बनाने वाले लोग हैं। ये छोटा मोटा काम करने वाले लोग, छोटे मोटे जो काम करते हैं। शहरों में निम्न आय पर काम करने वाले कामगार, लेबर फोर्स। अर्बन एरियाज के वैसे लोग जो मजदूरी कमाते तो हैं, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम है। और अंत में निराश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा या दूसरे पे आश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है। और अंत में भिखारी, बेगस। यानी विश्व की सरकारें खाना पहुंचाने की बात जब आती है, तो उनकी नजर भिखारी तक जाती है। यही है सरकारों का सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये यूएन भी मानता है, यूएनओ भी मानता है, और दुनिया के राष्ट्र भी मानते हैं। इस पे अकूत पैसे खर्च किए जाते हैं। पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमने बताया ना कि 2023 में 80 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री खाना देने के लिए सरकार का अनुमान है कि तकरीबन
एक 5 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ये है हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की पहुंच की स्थापना के लिए खर्च किए जाने वाले फंड का अनुमान अनुमान है। ये रियली होगा कितना अभी तक तय नहीं है ना। ये कोशिश है, मतलब कि खाद्य के मामले में इनसिक्योर लोग को क्या हम पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं। शहर से लेके गांव से लेके शहर तक ये लोग कौन है, हमने यहाँ हाईलाइट किया। अब इन वर्ग में एक खास वर्ग है। जब हम कोशिश करेंगे वहां जाने की तो आपको एक विकराल चुनौती दिखाई देगी। इन लोगों में वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनके पेट में एक पैदा होने वाला बच्चा पल रहा है, जो हमारे राष्ट्र का कल का भविष्य है ना। कल भारत क्या होगा, वो पलता होता है माताओं के गर्भ में। अब अगर हम उस गर्भवती महिला की बात करें जो यहां से बिलोंग करती है, यहां से उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा है, उस कारण से खाद्य की असुरक्षा कैसा कुप्रभाव छोड़ता है, हमने यहां आपको जस्ट इशारा किया है कि गर्भवती महिलाओं की खाद्य असुरक्षा बच्चों पर भी बुरा असर डालता है। एनसीईआरटी के अनुसार जो 1998-99 का डाटा शेयर करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, एनएसएसओ का ये आंकड़ा है। ये कहता है कि इस वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ऐसी 11 करोड़ महिलाएं थी जो गर्भवती थी और वो इस वर्ग से बिलोंग करती थी। मतलब कि खाद्य की असुरक्षा के कारण सिर्फ गर्भवती महिला का स्वास्थ्य ही बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि उसके जान जाने का खतरा है, बल्कि इससे आगे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे भी असुरक्षित हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये ये दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ के समझने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी आपको एक तरह से यही इशारा करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंटर इसमें है कि भूखमरी, जिसे कहते हैं फेमिन, भूखमरी खाद्य असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। अगर किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी परिवार में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ परिवार भूखमरी की स्थिति को झेल रहे हैं, वो भूखमरी के शिकार हैं, तो भूखमरी कुछ नहीं है। भूखमरी खाद्य असुरक्षा का एक स्वरूप है। निश्चित रूप से उस देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है, तभी कुछ लोग फेमीन झेल रहे हैं। क्लियर है? भारत में फेमीन कैसे आता था, कब से नहीं आया है, इन बातों की चर्चा हम लेसन 8 में करेंगे, जो एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के अंतिम चैप्टर का अंतिम क्लास होगा आपका मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन हम आराम करेंगे और पुनः 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी के क्लासेस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिलहाल हम आपके साथ इस क्लास के अलावा एक क्लास और साथ हैं। ठीक है, तो भूखमरी एक स्टेट है, एक स्थिति है, जब किसी व्यक्ति को खाने के लिए खाद्य सामग्री नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो भूखमरी का शिकार है। या तो उसको पैसा नहीं है, पैसा है तो बाजार में खरीदने की स्थिति नहीं है, बाजार में नहीं है, क्योंकि भूखमरी का कारण कई हो सकता है। भूखमरी का कारण कुछ भी हो, वह उस व्यक्ति के मामले में खाद्य असुरक्षा की स्थिति है। ठीक है, ये है खाद्य असुरक्षित कौन है हमारे देश में। भारत में खाद्य सुरक्षा
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय रहा है। आजादी के ठीक बाद सरकार के सामने अन्यान्य चुनौतियां थी। उसमें एक चुनौती थी कि हम फूड सिक्योरिटी की प्राप्ति कैसे करें। तो हमारे यहाँ फूड में क्या काउंट करते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसे इंग्लिश में फूड ग्रेन्स कहा जाता है। फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न। और फूड ग्रेन्स में क्या क्या शामिल है? तो व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का प्लस पल्सेस, दलहन, ये हमारा खाद्यान्न है। ठीक है। हमारे देश के लोगों का मूल आहार क्या है? तो ये हमारा मूल आहार है। इसको अलग अलग फॉर्म में देश के अलग अलग राज्यों में खाया जाता है। अगर हम उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा पाए, लोगों तक पहुंचा पाए और लोग खरीद न सके तो हम उनको मुफ्त दे दिए, तो खाद्य की सुरक्षा प्राप्त हो गई। ये क्लियर है? तो भारत सरकार की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही एक एक्टिव पॉलिसी है, एक सक्रिय नीति रही है कि हमें खाद्यान्नों के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, और ये आज भी जारी है। ठीक है। हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं क्रांति आई 1968 में। हरित क्रांति का शुभारंभ भारत में किया गया 1966 के रबी सीजन से। तो वित्त वर्ष 1965-66 हो गया, जिसके अंतर्गत वह पहला अनाज जिस पर इसे आजमाया गया, भारत में ही नहीं दुनिया के बहुत देशों में, वो अनाज था गेहूं। इसकी महत्ता, इसके महत्व को समझाने के लिए देश की जनता को भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट जारी किया 1959 में, जिसको गेहूं क्रांति नाम दिया गया। ठीक है। गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ा जा रहा देख लीजिए। 1965-66 में गेहूं का उत्पादन तकरीबन 12 मिलियन टन था। मतलब 1.20 लाख करोड़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, है ना। वह 1970-71 में बढ़कर 18 मिलियन टन हो गया। 1.8 लाख करोड़, लाख टन, है ना। आगे एक छोटा सा लाइन हम दे दिए हैं कि 1970 के बाद देश में अकाल नहीं पड़ा है ना। फेमिन, भूखमरी मतलब हंगर, और भूखमरी की स्थिति का कुछ कारण होगा, अनाज न उपजा होगा, तो अकाल कहेंगे। चाहे बाढ़ से हो या सूखा से हो, अगर खाद्यान्न की उपज उचित मात्रा में नहीं हुई है तो अकाल की स्थिति पैदा होगी, जिस कारण भूखमरी होगी। माने भूखमरी और अकाल एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन दो स्थितियां हैं। भूखमरी मतलब खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, ये भूखमरी है, हंगर। और ऐसा क्यों है? तो अकाल पड़ गया है, जिसका कारण सूखा हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। पता होगा आपको कि इंडो चाइना वार के समय भारत में अकाल की स्थिति थी, लेकिन एनसीईआरटी उद्धृत करता है कि 1970 के बाद देश में कोई अकाल नहीं पड़ा है। इशारा इसका ये है कि इसका मूल कारण है गेहूं क्रांति, जो किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के अंतर्गत। हरित क्रांति पे आने वाले कक्षाओं के क्लासेज में हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे ये क्या था, इसका पॉजिटिव क्या था, इसका नेगेटिव क्या था।
क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएससी में, इन सब बातों से नहीं पूछे जाएंगे कि गेहूं क्रांति पे डाक टिकट कब जारी किया गया था। शायद अब राज्य सिविल सेवा के परीक्षा में भी ऐसे सवाल न पूछे जाएंगे, आपसे कुछ दूसरी बात पूछी जाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कि हरित क्रांति में हमारा बल उत्पादकता बढ़ाना था, अब हमारा बल हरित मेथोडोलॉजी को यूज करने पे होना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे का लाइन है जो हम कोट कर रहे हैं। ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत को हरित क्रांति को हरित मेथोडोलॉजी पे आधारित करने की आवश्यकता है, विवेचना करें, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप में से एक ने कहा है कि सर इन टॉपिक्स को आप जो पढ़ा रहे हैं इनसे यूपीएससी में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जरा ये भी बताते चलें। तो ये तो 9th स्टैंडर्ड की कक्षा के, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे, बताएंगे कि कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, अब कैसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आप इतना समझदार हो सकें कि बदलते समय के हिसाब से यूपीएससी पीटी और मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन को कुछ गेस कर सकें। समझ में आ रहा है कि कैसा पूछ सकता है, अगर समाचारों में ये है तो क्या पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? ये हुआ आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। इतना ही चर्चा, इतनी ही चर्चा एनसीईआरटी करता है भारत में खाद्य सुरक्षा के मामले में। दो कंसेप्ट वो देता है, एक देता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमेशा समाचारों में रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक है बफर स्टॉक। ठीक है, ये क्या है कि हरित क्रांति के अंतर्गत किसान जो अनाज उपजाएंगे वो उपजाएं, उनको लाभकारी मूल्य मिले, गेहूं उपजाने का, चावल उपजाने का। चूंकि हरित क्रांति में आने वाले दशकों में चावल भी जुड़ जाएगा, धान भी जुड़ जाएगा, पैडी भी जुड़ जाएगा। तो सरकार घोषणा करने लगी न्यूनतम समर्थन मूल्य का, कि किसान जो अनाज उपजाएंगे उसमें उनके अनाज को एक न्यूनतम प्राइस पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगा और उसका देश के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोडाउन्स में स्टॉक मेंटेन किया जाएगा। इन अनाजों खरीदने के बाद एफसीआई उसे बेचेगा किस मूल्य पे, जिसे कहा जाता है निर्गम मूल्य, इशू प्राइस। निर्गम मूल्य पे बेचा जाएगा, इशू प्राइस। यहां से कहां जाएगा ये? यहां से जाएगा जन वितरण प्रणाली के दुकानों में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में, और यहां से पहुंचेगा उपभोक्ता को, उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसमें कैसे बदलाव हुआ है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे अपने अंतिम लेसन्स में। क्योंकि फूड सिक्योरिटी के चर्चा हम अपने इस सीरीज ऑफ क्लास में 2 लेक्चर में पूरा करेंगे, 1-1 घंटे के। अब सरकार के लिए एक नियम बनाई जाएगी कि एफसीआई के द्वारा जिन अनाजों का स्टॉक रखा जा रहा है वो कितना हो सकता है, वो निर्भर करेगा उस साल किसानों ने कितना उपजाया और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसे खरीदा कितना गया, जिसे वसूली कहते हैं, प्रोक्योरमेंट कहते हैं। लेकिन उस सारे खरीदे गए भंडार में रखे गए स्टॉक को हम नहीं कर सकते मैनेज, और वो तो चेंज होता रहेगा। लेकिन एक मिनिमम स्टॉक हमको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इतने बृहत देश में कब कैसी नेचुरल कैलेमिटीज कहाँ आ जाएगी, किस क्षेत्र में सूखा होगा, किस क्षेत्र में बाढ़ होगा, हमारे खाद्यान्न की उपज कैसे बदलेगी, ऊंचे नीचे ऊपर नीचे जाएगी, हमको पता नहीं है। तो एक खाद्यान्नों का इतना हमारे पास भंडार होना चाहिए कि आपदा की स्थिति में, स्कार्सिटी की स्थिति में हम अपने जनसंख्या को
खाद्यान्न के मामले में, खाद्य के मामले में सुरक्षित कर सकें। उसी स्टॉक को बफर स्टॉक कहा जाता है। एनसीईआरटी नहीं बताता है कि बफर स्टॉक भारत सरकार अभी कितना मेंटेन कर रही है, हम भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता दें कि साल में ऐसा 4 महीना है जिन महीनों को भारत सरकार 4 बार व्हीट और राइस का अलग अलग स्टॉक मेंटेन करती है और दोनों को जोड़ के स्टॉक मेंटेन करती है कि इस महीने में हमारे बफर स्टॉक में गेहूं का इतना मिलियन टन, चावल का इतना मिलियन टन और दोनों का जोड़ के इतना मिलियन टन होना चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अगर कम होने की संभावना है किसी कारण से, तो भारत की सरकार फौरन अनाजों का आयात शुरू करती है। ठीक है, आज भारत अनाजों का एक दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है। आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बफर स्टॉक की आवश्यकता के लिए हम आयात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई? इसका मतलब है कि बफर स्टॉक का न्यूनतम समर्थन मूल्य से गहरा अंतः संबंध है। सरकार अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीदारी न करे तो बफर स्टॉक मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पहली बार 1966-67 में की गई थी। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये कंसेप्ट 1965 में आया था विश्व बैंक के एडवाइस पर। इन सबों की शुरुआत विश्व बैंक के एडवाइस पर आया था 1965। क्योंकि भारत में एक किसी वर्ष का उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भारत के अर्थव्यवस्था की पढ़ाई वित्तीय वर्ष के रूप में करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसीलिए हम कहीं 65 लिख दे रहे हैं, मतलब 65-66, कहीं सीधे 65 लिख के निकल गए, देख रहे हैं। लेकिन ये सब का सब है 1965-66 वित्तीय वर्ष, द फाइनेंशियल ईयर, द फिस्कल ईयर ऑफ 1965-66। ये है आपके आज के कक्षा का की समाप्ति। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे लगे होंगे। आज की चर्चा हम खाद्य सुरक्षा की समाप्ति, कंक्लूसिव लेक्चर लेसन 8 में करेंगे। हमने पहले ही आपको बता दिया था। तब तक के लिए विदा दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।